नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस प्यारी प्यारी सुबह का प्यार भरा ओम। आज का दिन बहुत ही सुहाना दिन है और आज मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके नाम शायद आपने सुने होंगे, बट उनको कैसे किया जाता है और कितनी देर तक किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये शायद आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। तो आज कुछ खास अलग प्रकार के प्राणायाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो रोग के अनुसार किए जाते हैं, जो ऋतु के अनुसार किए जाते हैं। और ये जो प्राणायाम है उनको बहुत ही कम समय के लिए करना है। मतलब आप रोज़ इनका अभ्यास जो है वो 5 से 10 काउंट तक ही करना है, आपको 5 या 10 मिनट भी नहीं करना है। सो बहुत कम समय के लिए इनका अभ्यास किया जाता है। तो इसमें आज का जो पहला प्राणायाम है जिसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं, चंद्रभेदी या चंद्रांग प्राणायाम भी इसको बोला जाता है। आपको अपनी अनुकूलता के अनुसार कोई भी आसन में बैठना है। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रखना है, अपने घुटनों पे टिका के रखना है। चंद्रभेदी इस प्राणायाम के नाम से ही पता चलता है कि ये चंद्र नाड़ी से रिलेटेड है। जैसे हमको पता है कि हमारी जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, जो ईड़ा नाड़ी है, उसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ये नाड़ी शांति का प्रतीक है, ये चंद्र शक्ति का प्रतीक है। तो इस प्राणायाम में हमको अपनी चंद्र नाड़ी मतलब ईड़ा नाड़ी या तो बाईं नासिका से पूरक करना है। उसके बाद मूल बंद और जालंधर बंद लगा के अंतः कुंभक करना है अपनी क्षमता के अनुसार। और फिर अपनी जो पिंगला नाड़ी है, मतलब जो राइट नोस्ट्रिल है, जो सूर्य नाड़ी है, वहाँ से रेचक करना है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में चंद्र नाड़ी से पूरक करना है और फिर उसको सूर्य नाड़ी से रेचक करना है। तो ये प्राणायाम जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके जैसा ही है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी हम अपनी चंद्र नाड़ी से पूरक करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी हम चंद्र नाड़ी से ही पूरक करते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम कुंभक नहीं करते हैं, सिर्फ पूरक और रेचक करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम पूरक करते हैं चंद्र नाड़ी से, उसके बाद अंतः कुंभक करते हैं। और उसके बाद जो सूर्य नाड़ी है, जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है, जो हमारी दाईं नासिका है, वहाँ से हम रेचक करते हैं। और उसके बाद बाह्य कुंभक भी करते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम करते हैं और ये प्राणायाम धीरे धीरे किया जाता है। इसी तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम में भी हमको जो पूरक है वो चंद्र नाड़ी से करना है और फिर अंतः कुंभक करना है। अंतः कुंभक से इस प्राणायाम में बहुत लाभ होता है। आपको मूल बंद और जालंधर बंद करना है, उद्यान बंद नहीं करना है। जैसे हम जानते हैं कि जब हम पूरक करते हैं तब सांस को हम अंदर भर रहे हैं तो हमारा पेट फूलता है, तो हम उद्यान बंद नहीं लगा सकते हैं। तो पूरक करने के बाद हमको मूल बंद और जालंधर बंद लगाना है और फिर अपनी क्षमता के अनुसार सांस को अंदर रोक के रखना है। और उसके बाद धीरे 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 सूर्य नाड़ी से हमको रेचक करना है। जब हम कुंभक लगाते हैं तब पूरे चंद्रमंडल की जो उसका जो प्रकाश है, उसकी जो शीतलता है, उसका ध्यान करना है। ये प्राणायाम जो है वो ठंडी की ऋतु में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है, मतलब गर्मी का शमन होता है। इसलिए ये प्राणायाम ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए, उसको सर्दियों में, ठंडी की ऋतु में नहीं करना चाहिए। शरीर के अंदर शीतलता प्राप्त होने से जिन लोगों को पित्त की तकलीफ़ें है, पित्त दोष बढ़ने से जो तकलीफ़ें होती है, जैसे पेट में जलन होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। ये जलन कम हो जाती है
धीरे धीरे जो एसिडिटी है वो भी कम हो जाती है। इसलिए ये प्राणायाम जो है वो जिनको एसिडिटी की तकलीफ़ रहती है, जिनका पित्त दोष, जिनको पित्त की वृद्धि ज़्यादा रहती है जिनके शरीर में, उनके लिए अत्यंत लाभदायी प्राणायाम है। इसके अलावा ये प्राणायाम में हम कुंभक भी करते हैं, जालंधर बंद करते हैं। इसलिए जो गले के जो तकलीफ़ें हैं, नाक की तकलीफ़ें हैं, कान की तकलीफ़ें हैं या पेट की तकलीफ़ें हैं, वो भी दूर होती है। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है उनका बीपी कंट्रोल में रहता है और मन शांत हो जाता है और जो तनाव है वो भी इससे दूर हो जाता है। तो आइए करते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। कोई भी एक मुद्रा में आपको अपने दोनों हाथों को रखना है। आंखें बंद करके 1-2 लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। मन और शरीर को शांत करना है और प्राणायाम के लिए तैयार करना है। दोस्तों, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम जो अपनी चंद्र नाड़ी से पूरक करते हैं, सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं, फिर सूर्य नाड़ी से ही पूरक करते हैं और चंद्र से रेचक करते हैं। इस प्राणायाम में ऐसा नहीं करना है। चंद्र से हम पूरक करते हैं, सूर्य से रेचक करते हैं, फिर से चंद्र से ही पूरक करना है और सूर्य से रेचक करना है। मतलब एक ही नाड़ी से पूरक करते रहना है और दूसरी नाड़ी से रेचक करते रहना है। नाड़ी को बदलना नहीं है। फिर से एक बार, इसमें आप अपनी अनुकूलता के अनुसार देखो 2 फिंगर्स को ऐसे भी रख सकते हो अपनी नासिका को बंद करने के लिए, या तो फर्स्ट 2 फिंगर जो है उसको अंगूठे के मूल में लगा के ये जो लास्ट 2 फिंगर है उससे भी आप अपनी नासिका को बंद कर सकते हो, या तो फिर अपनी जो पहली जो 2 फिंगर्स है तर्जनी और मध्यमा उसको आप अपने आज्ञा चक्र के ऊपर रख सकते हो और अंगूठे से आप अपनी राइट जो नोस्ट्रिल है उसको बंद करोगे और जो 2 फिंगर्स है अनामिका और कनिष्का उससे आप अपनी लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद करोगे। इस तरह से भी आप अपनी नासिकाओं को बंद कर सकते हो। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप अपनी नासिका को बंद कर सकते हो। कुछ साधक को सिर्फ ऐसे ही करना सही लगता है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। सो वो सब आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे करना चाहते हो। फिर से एक बार, अभी मैं 5 काउंट तक ये चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास आपको करके दिखाऊंगी।
विश्राम। इसके बाद अगला प्राणायाम जो है वो सूर्य भेदी प्राणायाम है। ये चंद्र भेदी प्राणायाम से बिल्कुल विपरीत है। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम सूर्य नाड़ी से, मतलब अपनी राइट नोस्ट्रिल से, अपनी जो पिंगला नाड़ी है, अपनी जो दाई नासिका है, वहाँ से हम पूरक करते हैं। उसके बाद जालंधर बंद और मूल बंद लगा के हम कुंभक करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। फिर जब रेचक करना है तो वो चंद्र नाड़ी से किया जाता है, मतलब सूर्य नाड़ी से पूरक, चंद्र नाड़ी से रेचक। इस प्राणायाम में अगर आप कुंभक नहीं करना चाहते हो तो भी इसमें चलता है। मतलब अगर आप कुंभक के बगैर ये सूर्य भेदी प्राणायाम, या इसको सूर्यांग प्राणायाम बोलते हैं, तो अगर आप कुंभक के बगैर ये प्राणायाम करते हो तो आपके हृदय की गति बढ़ती है, आपके शरीर की जो कार्यशीलता है वो बढ़ती है। तो ये प्राणायाम जो है वो आप कुंभक के बगैर भी कर सकते हो, मतलब सिर्फ पूरक और रेचक का अभ्यास भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरह से दिखाऊंगी। ये प्राणायाम जो है वो सूर्य भेदी प्राणायाम है, मतलब हम अपनी सूर्य नाड़ी से पूरक करते हैं। तो सूर्य गर्मी का प्रतीक है, तो ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा बढ़ती है। तो जिन लोगों को कफ और वात से रिलेटेड जो रोग है, जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाती है इस प्राणायाम का अभ्यास करने से। क्योंकि इस प्राणायाम में जो ऊष्मा है वो उसकी वृद्धि होने से कफ और वायु से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाती है। सफ़ेद दाग जिनको है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद 4 से 5 बार ये प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप ये प्राणायाम का रोज़ अभ्यास करते हो तो बुढ़ापा दूर रहता है, मतलब आप युवा रह सकते हो लंबे कई सालों तक, तो बुढ़ापा इससे दूर रहता है। ये प्राणायाम ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना चाहिए, मतलब गर्मियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो पित्त की प्रकृति बढ़ती है, पित्त दोष जो है वो बढ़ता है ये प्राणायाम करने से। इसीलिए ये सारे प्राणायाम मैं जो आज आपको दिखाने जा रही हूँ वो सब प्राणायाम हम 5 से 10 काउंट तक ही करते हैं, 5 से 10 बार ही करते हैं, उससे ज़्यादा इसका अभ्यास नहीं करना है। 5 से 10 बार करना ही पर्याप्त होता है। तो जिनको पित्त दोष है उनको ये प्राणायाम नहीं करना है, गर्मियों में ये प्राणायाम नहीं करना है। इसका मतलब कि सर्दियों में ये प्राणायाम ज़्यादा लाभदायी है, हमको ठंड से ये सुरक्षित रख सकता है, हमको ठंड से ये प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आइए देखते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है। अभी इस प्राणायाम में हमको सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। तो पहले मैं कुंभक के साथ बताऊंगी आपको, उसके बाद कुंभक के बगैर भी बताऊंगी। पहले 1-2 लंबी गहरी सांस और प्रश्वास। इस प्राणायाम में जब आप कुंभक करते हो तो आपको पूरे
सूर्यमंडल के प्रकाश का ध्यान करना है। अभी हम कुंभक के बगैर इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, सिर्फ पूरक और रेचक करेंगे। सूर्य नाड़ी से पूरक, चंद्र नाड़ी से रेचक, फिर से सूर्य नाड़ी से पूरक, चंद्र नाड़ी से रेचक। विश्राम। इसके बाद का जो तीसरा प्राणायाम है, जो कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। नाम से पता चलता है कि कर्ण मीन्स हमारे जो कान है, उसके जो रोग है उसका शमन करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है, इसीलिए इसको कर्ण रोगांतक प्राणायाम बोलते हैं। इस प्राणायाम में दोनों नासिका से सांस को अंदर भरना है। उसके बाद दोनों हाथों से, मतलब हाथ की उंगलियों से नासिका को बंद करना है। मुंह भी अपना बंद रखना है, आंखें भी बंद रखनी है। और जो सांस हमने अंदर भरी है उसको कान की तरफ धक्का देना है। मतलब जैसे कान से हम सांस को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, इस तरह से उसको धक्का देना है। ऐसा करने से कान में से एक ध्वनि निकलती है, एक आवाज़ निकलती है। तो ये इसका सही तरीका है। ये प्राणायाम अगर आप रोज़ 2 या 3 बार ही करो तो वो पर्याप्त है। कान की जो भी तकलीफ़ें हैं वो इससे दूर हो जाती है। जो कानों का बहरापन है, जिनको कम सुनाई देता है, उनके लिए ये अत्यंत लाभदायी प्राणायाम है। इसके अंदर ये प्राणायाम में आप अपने सिर को सीधा रख के भी कुंभक कर सकते हो और जो सांस है उसको कान की तरफ धक्का दे सकते हो, या तो आप इसमें जालंधर बंद करके भी सांस को कानों की तरफ धक्का दे सकते हो। हम दोनों तरीके से करेंगे। दोनों नासिका से सांस को भरना है। इसमें सूर्य या चंद्र नाड़ी नहीं है, दोनों नासिका से ही सांस को अंदर भरना है। पूरक भी दोनों नासिका से और रेचक भी दोनों नासिका से। जब आप पूरक करने के बाद जब कुंभक करते हो और नासिका को बंद करते हो, तब सांस को जब कान की तरफ धक्का देते हो तो पहले धक्का देना है, फिर रिलीज़ करना है, धक्का देना है, फिर रिलीज़ करना है। ऐसा 3-4 बार करना है अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आप नहीं कर सकते हो और एक ही बार कर सकते हो तो भी पर्याप्त है। अभी हम जालंधर बंद करके ये प्राणायाम करेंगे, मतलब जालंधर बंद करके और दोनों नासिका को बंद करके फिर कान की तरफ धक्का देना है। फिर से एक बार दोनों तरीके से, एक बार सिर्फ कुंभक करके, अंतः कुंभक करके, और दूसरी बार जालंधर बंद के साथ कुंभक करके मैं आपको दिखाती हूँ।
विश्राम, रिलैक्स। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो एक कान में से एक तरह की आवाज़ आती रहती है, जैसे सीटी बजती है, ऐसी धीरे सी आवाज़ कंटिन्यूअसली कान में से आती रहती है। तो उससे हम काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो उस वक्त ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम करने से वो जो आवाज़ आती रहती है वो बंद हो जाती है, उसमें हमको आराम मिलता है। सो कान से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ है तो उसमें ये प्राणायाम का अभ्यास आपको रोज़ 2 या 3 बार करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला प्राणायाम है, जिसको हम शीतली प्राणायाम बोलते हैं, ये प्राणायाम इसके नाम से ही शीतली मतलब ये शीतलता शरीर के अंदर उत्पन्न करता है। तो जिनको कफ रहता है, जिनको टॉन्सिल की तकलीफ़ रहती है, उनको ये प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम में हम अपनी जो जिह्वा है उसको फोल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे मुंह को खुला रखते हैं। जिह्वा को फोल्ड करके धीरे 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 मुंह से सांस लेते हैं, मतलब मुंह से हम पूरक करते हैं। जब पूरी सांस हम ले लेते हैं, जब पूरे फेफड़े हमारे भर जाते हैं सांस से, उसके बाद जिह्वा को अंदर ले लेना है और कुंभक करना है अपनी क्षमता के अनुसार, और फिर दोनों नासिका से रेचक करना है। ठीक है, इसमें आप बंद लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बंद लगाए बगैर भी, मतलब जालंधर बंद लगाए बगैर भी ये प्राणायाम आप कर सकते हो। तो शीतली प्राणायाम मतलब शरीर में ये शीतलता उत्पन्न करेगा। इसीलिए जो आपको मतलब जो पित्त दोष वाले जो है, जिनकी पित्त प्रकृति है, पित्त की वृद्धि होने से जो शरीर में तकलीफ़ें रहती है, जो जलन होती रहती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायी है। लेकिन ये प्राणायाम भी रोज़ हमको 5 से 10 बार ही करना चाहिए। जिनको कफ है, जिनको टॉन्सिल है, उनको ये नहीं करना है। तो शीतली प्राणायाम में हम आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बैठते हैं। जिह्वा को बाहर निकाल के या तो मुंह को खुला करके जिह्वा को थोड़ा फोल्ड करना है और धीरे 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 मुंह से पूरक करना है। इससे हमको एक ठंड का एहसास होगा, शरीर के अंदर एक शीतलता का एहसास होगा। फिर उस शीतल जो सांस है वो हमारी जिह्वा के ऊपर से पसार हो रही है, तो उसकी वजह से वो सांस एकदम ठंडी हो जाती है और फिर उसको हमें अंदर कुंभक करना है। इस प्राणायाम को हम स्ट्रॉ प्राणायाम भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉ प्राणायाम मतलब हम जब स्ट्रॉ से कोई जूस या मिल्क शेक पीते हैं, तब हमारा मुंह जितना खुलता है उतना ही खोलना है और सांस को अंदर भरना है। जैसे फिर से एक बार थोड़ा सा मुंह खोलेंगे और धीरे 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 पूरी सांस को अंदर भरना है। फिर कुंभक लगाना है, अंतः कुंभक लगाना है। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो जालंधर बंद के साथ दिखाऊंगी, और फिर धीरे धीरे दोनों नासिका से रेचक करना है। मुंह से कुंभक, नासिकाओं से रेचक।
तो ये हुआ शीतली प्राणायाम। इसमें मतलब जितने भी प्राणायाम में हम कुंभक करते हैं तो इससे जो हमारी जो सांस है, जो प्राणवायु है, उसको शरीर में ज़्यादा समय तक रहने का मौका मिलता है और इसीलिए शरीर को ज़्यादा लाभ होता है। जिस प्राणायाम में आप जालंधर बंद लगाते हो उसमें जो गले से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। शीतली प्राणायाम के बाद जो दूसरा प्राणायाम है वो सितकारी प्राणायाम है। इसके भी जो लाभ है वो शीतली प्राणायाम जैसे ही है। ठंडी की ऋतु में शीतली या सितकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको टॉन्सिल है, जिनको कफ दोष है, कफ की प्रकृति है, उनको भी ये दोनों प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। एसिडिटी वाले या तो हाई ब्लड प्रेशर वाले अगर इसका अभ्यास करते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है इससे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज का कोई भी प्राणायाम 5 या 10 बार से ज़्यादा नहीं करना है। तो सितकारी प्राणायाम में हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं। इसके लिए क्या करना है, जो आपकी जिह्वा है उसको तालू से, ऊपर का जो आपका तालू है उससे लगा देना है, उसको चिपका देना है। और फिर जो दोनों जबड़े हैं, जो हमारे दोनों दांत की जो पंक्तियां हैं, उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिकाना है और जो हमारी जिह्वा है वो तालू के साथ टच करके रहेगी। और फिर हमको मुंह से सी 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 की आवाज़ करते करते धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है। उसके बाद इसी अवस्था में, मतलब जीभ जो है, हमारी जिह्वा जो है वो तालू के साथ चिपक के रहेगी, दांत एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहेंगे और फिर हमको कुंभक लगाना है। जालंधर बंद करके हमको कुंभक लगाना है और अपनी क्षमता के अनुसार अंतः कुंभक करके रखना है और फिर दोनों नासिका से रेचक करना है। इस प्राणायाम में भी शीतली प्राणायाम की तरह हम मुंह से पूरक करते हैं और नासिकाओं से रेचक करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शीतली प्राणायाम में हम स्ट्रॉ की तरह मुंह को खुला रख के, अपनी जो जिह्वा है उसको फोल्ड करके मुंह को खुला रख के मुंह से पूरक करते हैं। सितकारी प्राणायाम में हमको मुंह को ऐसे खुला नहीं रखना है, दांत से वो बंद रहेगा लेकिन होंठ खुले रहेंगे। तो होंठों को खुला रखना है, दांत से बंद रखना है और हमारी जो जिह्वा है, मतलब जो टंग है, उसको ऊपर तालू के साथ चिपका के रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। आंखें बंद, जो अपनी जिह्वा है उसको ऊपर तालू की तरह उसके साथ हम चिपका देते हैं। फिर दोनों दांत की पंक्तियों को बंद करते हैं और आवाज़ करते करते पूरक करना है। तो दोस्तों, ये चंद्र बेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और सितकारी प्राणायाम,
ये तीनों प्राणायाम जो है वो शरीर के अंदर शीतलता उत्पन्न करते हैं, इसलिए गर्मियों की सीज़न में ये ज़्यादा लाभदायी होता है। हाई बीपी वालों को उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदा कारक है, और जिनको एसिडिटी रहती है, मतलब जिनको पित्त दोष रहता है, पित्त की वृद्धि जिनके शरीर में ज़्यादा रहती है, उनके लिए भी ये तीनों प्राणायाम बहुत ही लाभदायी है। अभी हम दूसरा प्राणायाम एक देखेंगे जिसको हम मूर्छा प्राणायाम बोलते हैं। मूर्छा प्राणायाम में हमको दोनों नासिका से पूरक करना है, आंखें बंद करके ही पूरक करना है। हर एक प्राणायाम में आंखें बंद ही रखनी है। सो दोनों नासिका से आंखें बंद करके पूरक करना है। उसके बाद सर को पीछे की तरफ ले जाना है, तो हमारी जो दृष्टि है वो आकाश की तरफ रहेगी, और इस अवस्था में हमको कुंभक करना है। इसमें हम जालंधर बंद नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम सर को पीछे ले जा रहे हैं, तो यहाँ कुंभक करना है, अंतः कुंभक। फिर अपनी क्षमता के अनुसार कुंभक करने के बाद सर को सीधा करना है, और फिर दोनों नासिका से रेचक करना है। फिर से एक बार दोनों नासिका से पूरक करना है, उसके बाद सर को पीछे ले जाना है और इसी अवस्था में कुंभक करना है। उसके बाद सर को सीधा करके फिर दोनों नासिका से ही रेचक करना है। इस प्राणायाम से क्या होता है कि जिन लोगों को सर दर्द रहता है उनको फ़ायदा होता है। ये प्राणायाम से हमारी मेमोरी बढ़ती है। मेमोरी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हमारा जो मन है वो अंतर्मुखी बनता है, तो इसकी वजह से जो लोग ध्यान में बैठना चाहते हैं लंबे समय तक, उनको बहुत फ़ायदा होता है। एकाग्रता बढ़ती है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है। कुंडलिनी जागरण के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये प्राणायाम का अभ्यास भी हमको रोज़ 5 से 10 बार या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं मूर्छा प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से जो गले की तकलीफ़ें हैं या मुख के अंदर की कोई तकलीफ़ है, जिह्वा की कोई तकलीफ़ है, नाक या कान की कोई तकलीफ़ है, तो इसमें हमको लाभ होता है। तो ये हुआ मूर्छा प्राणायाम। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो प्लाविनी प्राणायाम है। प्लाविनी प्राणायाम में हम जिस तरह से धीरे 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 मुँह से पानी पीते हैं, उसी तरह से दोनों नासिका से धीरे 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 सांस को अंदर भरना है। जब पूरी सांस अंदर भर जाती है तब उसको पेट की तरफ उसको धक्का देना है। मतलब ऑटोमेटिकली ही आप जब धीरे 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 सांस को अंदर भरते हो तो आपका पेट फूलने लगता है।
तो पेट जब फूलने लगेगा, मतलब जो आपके ने जो सांस अंदर भरी है, जो वायु अंदर भरा है, वो पेट की तरफ जाएगा। और पेट में जब वो रहता है तो पेट के अंदर का जो दूषित वायु है वो जो है उसको बाहर निकालने में आपको आसानी हो जाती है। सो पेट की कोई तकलीफ़ है, जिनको जैसे छोटे बच्चों को या कई बड़े लोगों को भी पेट में कृमि रहते हैं, तो उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो प्लाविनी प्राणायाम, जो लोग जल योग करना चाहते हैं, मतलब आपने कहीं कोई जगह पर देखा भी होगा कि कुछ जो साधक है जिन्होंने ये प्लाविनी प्राणायाम पे सिद्धि हासिल कर ली है, वो लोग पानी के ऊपर कई घंटों तक रह सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई शव है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, इस तरह से वो लोग पानी के ऊपर घंटों रह सकते हैं, घंटों ऐसे ही तैर सकते हैं। तो ये प्लाविनी प्राणायाम का अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो इससे ये सिद्धि भी हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पेट के अंदर जो वायु है हमको कुंभक करके रखना है। धीरे 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 नाक से हम सांस को अंदर भरते हैं, पूरी सांस भर जाने के बाद उस सांस को हम पेट में रोक के रखते हैं। तो पेट में सांस को रोक के रखने से शरीर हमारा हल्का हो जाता है और ये जल योग करने में हमको सहायता करता है। और जब रेचक करना है तो मुंह से सांस को निकालना है, मतलब दोनों नासिका से हम पूरक करेंगे, उसके बाद कुंभक करेंगे, और फिर जब रेचक करना है तो मुंह से निकालना है। इसलिए पेट के अंदर जो दूषित वायु है वो मुंह से बाहर निकल जाती है। सो पेट की वायु की शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए ये प्राणायाम में हमको नासिका से पूरक करना है और मुंह से रेचक करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। धीरे 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 धीरे, जैसे धीरे 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 हम पानी पीते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे सांस को पीना है, वायु को पीना है, लेकिन नाक से पीना है और मुंह से बाहर निकालना है। दोस्तों, प्लाविनी प्राणायाम में हम धीरे धीरे जब नासिका से सांस को अंदर भरते हैं, उसके बाद जब हमारे पूरे फेफड़े वायु से भर जाते हैं, तब सांस को नीचे की तरफ धक्का देना है। तो वो पूरी वायु जो है वो पेट की तरफ जाएगी और पेट फूल जाएगा। तो उसी अवस्था में हमको कुंभक करना है और फिर धीरे धीरे मुंह खोल के मुंह से हमको रेचक करना है। फिर से एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा कि पूरी सांस पूरक करने के बाद मैं धीरे से वो जो सांस है जो फेफड़ों में है उसको मैं पेट की तरफ धक्का देती हूँ, तो पेट मेरा फूलने लगता है। फिर उसी अवस्था में मैं कुंभक करती हूँ। प्लाविनी प्राणायाम
उससे जैसे मैंने बताया कि पेट में जो दूषित वायु है वो दूर हो जाता है, मतलब पेट के वायु की शुद्धि हो जाती है। पेट में कृमि है तो उससे उसमें भी इस प्राणायाम से बहुत लाभ मिलता है। अभी हम अगला प्राणायाम देखेंगे जिसको केवली प्राणायाम बोलते हैं। केवली प्राणायाम में कुंभक नहीं किया जाता है, सिर्फ पूरक और रेचक, दोनों नासिका से पूरक, दोनों नासिका से रेचक, धीरे 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 पूरक, धीरे 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 रेचक। तो ये प्राणायाम जो है वो ब्रीथिंग अवेयरनेस, मतलब हमारी सांस प्रश्वास की जो सजगता है, इसके लिए ये काम में आता है। मतलब जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जो लोग तनाव में रहते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये केवली प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये प्राणायाम आप कितनी भी देर तक कर सकते हो, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। इसका कोई मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है। ये एक ब्रीथिंग अवेयरनेस है। दोनों नासिका से धीरे धीरे सांस को भरना है और फिर तुरंत ही दोनों नासिका से सांस को बाहर निकाल देना है। तो ये ब्रीथिंग अवेयरनेस है, सांसों की सजगता है। जो सांस जो है ऑटोमेटिकली हम पूरे दिन में जब सो जाते हैं तो भी सांस और प्रश्वास की जो क्रिया है वो हमारी चलती ही रहती है। बट जब हम पूरी सजगता के साथ, पूरी सभानता के साथ इसको करते हैं, सांस को जब लेते हैं तब भी हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर रहता है, सांस को छोड़ते हैं तभी भी हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर रहता है। तो ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है, कुंडलिनी जागरण के लिए उपयोगी है, मेडिटेशन या ध्यान के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इससे एकाग्रता बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जब आप जब पूरक या रेचक करते हो तो आप अपना ध्यान तीन जगह पर टिका सकते हो। एक कि जब आप सांस को अंदर भरते हो तो आपको ठंडा महसूस होता है, तो ये दोनों नासिका के अग्र भाग पे आप अपने ध्यान को टिका सकते हो। जब आप रेचक करते हो तो दोनों नासिका से थोड़ी सी गर्म सांस बाहर निकलती है, तो ये ठंडेपन एंड गर्म जो है उसका एहसास आप ये दोनों नासिका के अग्र भाग पे कर सकते हो। तो अपने ध्यान को आप यहाँ टिका सकते हो। या तो फिर जब आप पूरक करते हो तो आपके दोनों फेफड़े जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, तो उसके ऊपर आप अपना ध्यान लगा सकते हो। जब रेचक करते हो तो आपके फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर आपका ध्यान लगा सकते हो। या तो फिर जब आप पूरक करते हो तो आपका पेट फूलता है और रेचक करते हो तो पेट अंदर की तरफ जाता है, मतलब पेट की गति पे भी आप अपना ध्यान लगा सकते हो। तो ये ध्यान के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है, केवली प्राणायाम, जिसमें सिर्फ नासिकाओं का ही उपयोग किया जाता है और दोनों नासिका का, इसमें कोई अल्टरनेट ब्रीदिंग नहीं है। और ये हमेशा मंद गति से ही करना है, मध्यम या तीव्र गति से भी नहीं करना है। केवली प्राणायाम में पूरक और रेचक करते वक्त आप ओम का मानसिक उच्चारण भी कर सकते हो, मतलब पूरक में भी ओम का उच्चारण, रेचक में भी ओम का उच्चारण। तो जो लोग अजपा जाप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है।
इसके बाद का जो आखिरी प्राणायाम है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दी है, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो भी एक खास प्रकार के प्राणायाम में उसको गिना जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हम घंटों तक नहीं करते हैं, उसको भी 5 या 10 बार ही अगर आप करते हो तो वो पर्याप्त है। तो और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ खास प्राणायाम की चर्चा की, जो कुछ खास ऋतु में किए जाते हैं, कुछ खास रोग के उपचार में किए जाते हैं, जैसे चंद्रभेदी या चंद्रांग प्राणायाम, सूर्यभेदी या सूर्यांग प्राणायाम, फिर कर्ण रोगांतक प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, केवली प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, और अगर जितने भी वीडियो आप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उन सबको लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपनी कमेंट भी अवश्य लिखते रहिएगा, जिसकी वजह से जो बाकी के जो साधक है, बाकी के जो व्यूअर्स है, उनको भी इस वीडियो की जो महत्ता है उसके बारे में उनको भी जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो एडवांस में मिलती जाएगी। अभी दोस्तों, मेरा जो अगला वीडियो होगा वो सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में होगा, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में होगा, तो देखना मत भूलिएगा मेरा अगला वीडियो। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम नमस्ते।